So everyone note down. So today, first of all, I'll give you a few examples in order to explain you the concept of conditional probability. So I want everyone to pay attention here. Now see, when we say conditional probability, what is this? Just note down. See, I have given you the formula that probability of E slash F is probability of E intersection F divided by probability of F. And as you all know that probability of E intersection F is n of E intersection F. It's number of elements present in E intersection F by sample space gives you what? The probability of E intersection F. Similarly, probability of F is what? N of F by N of S. If you cancel N of S, what is left? It is N of E intersection F divided by N of F. So you know that I either use this formula or this formula. But we use this formula only in the case when directly probability of these events are given to you. लेकिन अगर हम लोग को बहुत सारे सम्स में निकालना जहां होता है वहां हम लोग ये वाला चीज को यूज करते हैं बिकॉज क्या फायदा है डिवाइड करके वापस तो एन ऑफ एस कैंसिल ही हो जाएगा और ये मिल जाएगा इसीलिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना यू ऑल नो दैट तो मैं इस चीज को एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि ये है क्या ये टॉपिक में तो ध्यान से एक बार नोट करना सपोज क्वेश्चन ऐसा है ठीक है ध्यान देने का सपोज मान लो मैं सपोज ए थ्रोज अ डाई लेट्स टेक ए थ्रोज अ डाई क्लियर ए ने डाई को फेंका और उसने एक रिपोर्ट किया एंड रिपोर्ट्स टू बी एन इवन नंबर and reports to be number greater than 2. मतलब मान लो ए ने एक डाई को फेंका ठीक है और उसने बोला उसने डायरेक्ट और बी जब उसे पूछा दो आदमी था ए और बी ठीक है ए ने डाई को फेंका ठीक है और उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि क्या है ऑब्वियसली वो डाई को जब फेंकेगा तो फेंकने के बाद उसको जरूर कुछ ना कुछ आउटकम्स मिला होगा तो उसने आउटकम्स नहीं बता के बात को बहुत घुमा करके उसको क्या बोला बी को क्या बताया ए थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स टू बी अ नंबर ग्रेटर देन 2 इसने क्या रिपोर्ट किया नंबर ग्रेटर देन 2 किसको उसने बी को बताया किसको रिपोर्ट किया बी को रिपोर्ट किया दैट अ नंबर इज ग्रेटर देन 2 तो एक बात बताओ अगर मान लो बी के लिए अगर बी को बोला जाए कि बी को ए ने रिपोर्ट किया कि नंबर वाज ग्रेटर देन 2 ठीक है तो और अगर मान लो ए बी से पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एन इवन नंबर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एन इवन नंबर मतलब ए ने क्या किया एक डाई को फेंका और फेंकने के बाद उसमें जो भी आउटकम आया उसने बोला नहीं डायरेक्टली और डायरेक्टली बोल के इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला कि अगर मेरा आउटकम 2 से ज्यादा था जो आउटकम आया था उसका जो नंबर वैल्यू था वो 2 से अगर ज्यादा था 2 से ग्रेटर था तो तुम बताओ बी को पूछा उसने कि बताओ तुम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो नंबर आया था मेरा ए ने बोला वो नंबर जो था वो इवन नंबर था तो एक बात बताओ बी के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस फॉर बी के लिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं होगा बी के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा जो ए ने रिपोर्ट किया मतलब जो ऑलरेडी आ चुका जो हम बार बार प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं ना जो हो चुका है उसको हम लोग नीचे रखते हैं क्यों नीचे रखते हैं बता रहे उसका हम कारण बता रहे तो अगर देखो बी को रिपोर्ट किया ए ने कि मेरा नंबर ग्रेटर देन 2 था तो फिर बी के लिए आउटकम्स क्या क्या होगा सैंपल स्पेस क्या क्या होगा बी के लिए दिमाग में क्या क्या चल रहा है अब बी के लिए दिमाग में बाकी सब चीज नहीं चल रहा है कि मतलब 1 2 3 4 5 6 वो सब नहीं चल रहा है सिर्फ बी के दिमाग में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 अब बी सोचेगा कि ये पूरा 3 4 5 6 में 3 4 5 6 में कितने केसेस में इवन नंबर आ रहा है अब कितने सारे केसेस में इवन नंबर आ रहा है 2 केस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर
if A reports number greater than 2, तो बहुत सीधा सा आंसर, अगर ए ने रिपोर्ट किया कि नंबर वाज ग्रेटर देन 2, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया था 4, ये ना, और उस 4 वेज में कितने वेज में नंबर जो था वो इवन था, कितने सारे वेज में नंबर इवन था 2, सो 2/4 इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज हाफ इज द आंसर। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो इसमें वो क्या रहा है, देखना एक बार, जो हमेशा जो हो चुका है हो रहा है वो हो जाता है सैंपल स्पेस ना। वो क्यों सैंपल स्पेस बन जाएगा बताओ तो, बिकॉज हम लोग उसमें से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें से हम लोग जानना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन, इफ अगर ऐसा हो चुका है, कंडीशन ये अगर है, उस कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमको उसमें से निकालना है। हमारा पूरा सैंपल स्पेस जो है उसमें से हमको नहीं निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज एन इवन नंबर। समझ में आया तो बात। तो अगर देखा जाए ए का, अगर जैसे ए के हिसाब से, अगर मान लो मैं सी, ठीक है, सपोज इफ आई एम थर्ड पर्सन सी, एक और आदमी को इंट्रोड्यूस कर देता हूं सी, और अगर सी पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर इट वाज एन इवन नंबर, सुनना एक बार, ए थ्रोज अ डाई, ठीक है, वो रिपोर्ट सी बी को किया, लेकिन अगर मान लो सी पूछे ए से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ तुमने एक डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी तुम्हारा इवन नंबर आया था, ठीक है, तो फिर ए के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा बता सकते हो तुम, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस फॉर ए, एनीवन? 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक ये सारा सैंपल स्पेस ए के लिए हो जाएगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6, दैट इज आल्सो हाफ। अलग बात है, वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, लॉजिक को समझो, समझ में आया तो बात। तो ओवरऑल व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है दैट इज आई मीन आल्सो वैलिड है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? किसी भी इवेंट का जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द रेशियो ऑफ that event divided by all possible outcomes, that is by n of s. Are you understanding? यहां भी वही हो रहा है कंडीशनल में भी। ये मत सोचना कि कंडीशनल में हम लोग सैंपल स्पेस से ये हम लोग रेशियो उसी चीज का निकाल रहे हैं। क्या चीज का निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम लोग अभी भी वही चीज निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया n of e का रेशियो बाय n of s, यहां भी वही चीज कर रहे हैं। बट यहां पे क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी e का सिर्फ नहीं निकाल रहे हैं, e का गिवन कंडीशन दैट f has already occurred, इसीलिए f हो जाता है सैंपल स्पेस, और उसमें से देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग का यहाँ पे भी वही चीज है, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि उस f में से इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब जो e चाहता है, मतलब e से जो, मतलब e जो है इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो वो चीज f में कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब f के साथ इंटरसेक्शन निकालना। ऑब्वियसली f के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वही तो तुम्हारा मतलब ये बताएगा ना कि इस इवेंट में, इस सैंपल स्पेस में जो हम पूछ रहे हैं b से, वो कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम f में से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं e का। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के जो न्यूमरेटर में लिखेंगे by n of f, this will give you a probability of e/f. So this is called conditional probability, where the probability of this event is dependent on f. It is not dependent on the entire sample space. It is not dependent on कि हमने जो कॉइन को टॉस, डाई को फेंका, वो डाई को फेंकने के बाद आउटकम्स क्या था 1 2 3 4 5 6, उस पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब हमारा जो कंडीशन है उस पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिपेंड करता है। जिस इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, पूरा सैंपल स्पेस पे नहीं डिपेंड करता है, पूरा यूनिवर्सल, मतलब जो हम लोग ने कॉइन डाई को फेंका उस पे पूरा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एफ पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए एफ पे जो है, एफ में जितना बार ई हो गया है, एफ में ई जो इवेंट है कितना बार हुआ है उसका इंटरसेक्शन को ऊपर लिखो by n of f. So this will give you the probability of f. I hope ये वाला चीज क्लियर हुआ। लेकिन हम इस चीज को कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। देखो अगर तुम देखा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई भी चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, अगर तुम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बट वो नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम में वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू शो द स्टेप्स, you must know the logic, I mean the concept as well as the shortcut method also, I mean concept also. तो कंसेप्ट अगर पता है मतलब तुमको डायरेक्ट आंसर निकालने का मेथड भी पता है, लेकिन हमको स्टेप्स पूरा दिखाना है। ऑलराइट एवरीवन, अब हम इसको ऐसे आस्ते आस्ते हम लोग करके मूव करेंगे
बेस थ्योरम पे, ठीक है। अभी आराम से भी टाइम लगेगा, ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना। इसमें किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, देखो, एंड वन मोर थिंग, जितना डिस्कशन करना है आराम से डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज द मोर यू डिस्कस मोर यू, आई मीन आई विल गेट द डाउट्स, मतलब यहाँ पे मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा, जितना हम लोग डिस्कस करेंगे वो ज्यादा क्लियर होगा। बट हाँ, आराम से, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आराम से जो भी तुमको आता है डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी अभी मैंने बताया इसमें से जो भी पूछना यू कैन आस्क इट डाउट, ओके, आई एम गिविंग यू टाइम। So everyone just concentrate and just see the second example. I want everyone to pay attention and look here on the board. See, you have a bag or a box, anything, which contains 4 red and 6 green balls. Now I'm showing you 2 cases, okay? 2 cases मैं शो कर रहा हूं। एक केस वो है जहां पे हम सिलेक्शन जो है विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और एक केस वो है जहां पे हम सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक केस वो है जहां पे हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और एक में हम लोग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। Now see everyone. In this case, you are, I mean, successively, I mean, you are one after the others selecting the balls. Clear? Now, when you are selecting the ball, this selection is done without replacement. मतलब ये हुआ कि without replacement मतलब पहला वाला हम लोगों ने सेलेक्ट किया, जो आया वो बाहर आ गया, फिर दोबारा जो बचा उसमें से सेलेक्ट किया। इसमें क्या है, विद रिप्लेसमेंट में जो भी बॉल्स हम लोगों ने निकाला उसका कलर को ऑब्जर्व सिर्फ किया, ऑब्जर्वेशन के बाद वापस से बैक में हमने उसको किया। तो ये केस है विद रिप्लेसमेंट, ये केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नाउ लिसन हियर, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ सी, इफ आई आस्क यू विद रिप्लेसमेंट में अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट रो, रेड बॉल इन द सेकंड रो, रेड बॉल इन द थर्ड रो, रेड बॉल इन द फिफ्थ रो, एनीवन हु कैन टेल मी कि अगर इस केस में हम हर बार सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल्स है बैग में वो तो हर बार सेम है ना, वो तो हर बार सेम है। अगर हर बार सेम है तो कोई बता सकता है इस केस में हम पूछ रहे हैं एक बॉल्स निकालने का हर टाइम, एक रेड बॉल निकालने का, आई मस्ट बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट कलर, एक रेड बॉल निकालने का हर बार प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगा या सेम होगा, बताओ। Same. And what will be that same probability, anyone? 4/10. It will be 4/10. So अगर मान लो यहाँ से हमको पूछा जाए ग्रीन बॉल, तो अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते G with the event of getting a green ball, a green ball, as you don't have to overthink. Why overthink? Because any कितने बार भी तुम ग्रीन बॉल सेलेक्ट करो, हर बार जो है वो प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो वैल्यू किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हर बार वो वैल्यू सेम है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी तुम्हारे ड्राइंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट बार हो चुका है, दिमाग में रखना है, नहीं रखना है, इस केस में हमको दिमाग में रखना ही नहीं है, तो ये हो गया आराम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मतलब बेफिक्र होकर के आराम से सिलेक्शन करो यहाँ पे, और हर बार सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम होगा ग्रीन बॉल का। और सिमिलरली एक और कलर है रेड बॉल, आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। So what is the probability of getting a green ball? Probability of getting a green ball will be 6/10, and probability of getting a red ball is 4/10. So every time selection of red ball is independent. आराम से हर बार red ball का selection का probability इतना ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में तुमसे पूछे what is the probability of getting 2 red balls, तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? What is the probability of getting 2 red balls? Yes, anyone? Anyone who can tell me? 4C2 by total. Anyone? It is wrong. You cannot use combination, number 1, because you cannot use combination. The reason is because you are doing selection with replacement. With replacement वाला ये केस है, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं रिप्लेस करके,
तो ये हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करने वाले, बिकॉज कॉम्बिनेशन हमारा ये जनरल अप्रोच है जानने का कि अगर मान लो तुम लोग इतने लोग अगर है और यहाँ से मुझे 4 लोग को सेलेक्ट करना है, कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जितने लोग हैं C4, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन में मैंने सपोज देव कृष्ण को सेलेक्ट किया, फिर धार्वी को सेलेक्ट किया, फिर दिशा को सेलेक्ट किया, देव को सेलेक्ट करके देव को रख के फिर वापस थोड़ा सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ये होता है नहीं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करके जानते हैं ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन। सो विद रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली नॉट अ सिलेक्शन, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन वाला केस। समझ में आया तो बात, विद रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली जस्ट अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर डूइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वापस रख दे रहे हैं, सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। बोला जा रहा है सिलेक्शन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके वापस रख दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में अगर तुम ध्यान से नोट करो, 6c2 का मतलब क्या है, 6 into 5 by 2 into 1, 6 पहला बार, एक काम हो गया, दूसरा बार 5, ये है तुम्हारा लॉजिक। हम यहाँ पे कभी कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे, नेवर थिंक ऑफ अप्लाइंग कॉम्बिनेशन व्हेन वी आर डूइंग सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट, बिकॉज पहला बार में भी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 6 है और दूसरा बार में भी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 6 ही है, तो 6 into 6 हम लोग कभी भी कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। Okay, I hope it is clear. Now who can tell me what is the probability of getting 2 red balls? Anyone? Sir, 2 by 4. Only 2 by 4. सिर्फ 2 by 4 होगा आंसर। Okay, हम देखते हैं कैलकुलेशन करके। मतलब probability of getting 2 red ball is red ball in the first and red ball in the second. Probability of getting red ball in the first into probability of getting red ball in the second, where you are able to multiply both these events, because selection of red ball in the first drawing is not dependent on the selection of red ball in the second drawing. So what is 4 by 10 into 4 by 10? It is 4 by 20, that is 1 by, excellent. सर 4 by 25 होगा। 25. So answer is 4 by 25. Is this clear to everyone? अगर मैं मान लो तुमसे ये पूछूं what is the probability, क्या चीज? सर उसका P R इंटरसेक्शन R क्यों हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ तो, व्हाट इज द जनरल लॉजिकल मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन मी वेदर इट रिप्रेजेंट्स एंड और इट, कि क्या वो और रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है दोनों में से, इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है या इंटरसेक्शन और को रिप्रेजेंट करता है? एंड तो मैंने क्या बोला, 2 रेड बॉल का मतलब क्या हुआ, रेड बॉल इन द फर्स्ट रो एंड रेड बॉल इन द सेकंड रो, तो मैं बीच में इंटरसेक्शन से डिनोट करूंगा। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है एक दूसरे से, बताओ? मतलब फर्स्ट बार में रेड बॉल और दूसरे बार में रेड बॉल का सिलेक्शन डिपेंडेंट है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है, बताओ? सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, दोनों केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, तो ये आंसर है। ठीक है सर। ना अगर मान लो क्वेश्चन ये है कि मतलब इस तरह से अगर मान लो को पूछा जाए 3 रेड बॉल्स, तो 3 रेड बॉल्स का भी वही 4 by 10 into 4 by 10 into 4 by 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, तो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, कोई बता सकता है फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यस, 4 by 6 by, so इसमें हो गया probability of red and the probability of green, that is probability of red in the first, probability of green in the second, that is 6 by 10. but अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं what is the probability of getting 1 red and 1 green, 1 red and other green, now please can you tell me क्या होगा इसका आंसर? 1 red and the other green, anyone? Please tell me the logic, don't tell me the value, because value से मुझे समझ में नहीं आता ना कि कौन सा लॉजिक उसमें अप्लाई हुआ है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, बस ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, बोलो क्या लॉजिक है? एनीवन? सर पहला वाला में होगा कि हम लोग जैसे फर्स्ट ड्रॉ जब करेगा तब टोटल 10 बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 by 10,
सेकंड ड्रॉ में जब हम लोग ऑलरेडी एक बॉल ड्रॉ कर चुका होगा तब हम लोग के पास टोटल 9 बॉल्स बचेगा, लेकिन ग्रीन बॉल Please try to understand. I'll interrupt you once. Please try to understand the heading. Heading is with replacement. Means whatever number of balls you are doing selecting, एक बार एक एक करके select कर रहे हो तुम balls, ball select किया, replace किया. मतलब one after the other balls are selected and they are replaced before the first next selection. Please try to understand. यहाँ पे balls रैंडम सिलेक्शन हो रहा है एक एक बॉल्स का और वो विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हो रहा है. अब बताओ आंसर. तो 4/10 into 6/10. Anyone? 4/10 into 6/10 plus 4/10 into 6/10. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज जैसे कि किसी ने बोला आंसर कि 4/10 into 6/10. तुमको कैसे पता है कि तुम्हारा रेड बॉल, तो मतलब तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग पता है क्या हुआ? उसके अकॉर्डिंग हुआ कि पहला रेड एंड सेकंड ग्रीन. पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहला रेड एंड सेकंड ग्रीन. समझ में आया तो बात? किसी ने बोला 6/10 into 4/10. इसका मतलब क्या हुआ पता है? पहला ग्रीन बॉल एंड सेकंड रेड बॉल. बट अब तुमको कैसे पता है कि ये चीज होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है लेकिन सबके साथ ऐसा हो सकता है नहीं. हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होने का क्या चांसेस है. तो ये होने का चांसेस मतलब तुम तो बहुत स्पेसिफिक हो गए. सिर्फ ये होने का चांसेस तुम बोल रहे हैं. बहुत लोग सिर्फ ये होने का चांसेस बोल रहे हैं. एक ने करेक्ट आंसर बोला क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन द फर्स्ट एंड ग्रीन इन द सेकंड, और probability of green in the first and red in the second. What is the probability of getting red in the first? 4/10. Green in the second? 6/10. Green in the first? 6/10. Red in the second? 4/10. The answer is 24/100 plus 24/100, that is 48/100. Okay. So answer is 12/25. Now if you have any doubt you can ask. I'm just मैंने यहाँ पे टच भी नहीं किया विदाउट रिप्लेसमेंट वाला पार्ट. अभी सिर्फ मैं विद रिप्लेसमेंट वाले में ही हूँ अभी. प्लीज नोट डाउन, आई एम स्टिल इन विद रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक. इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट अभी बचा है. विदाउट रिप्लेसमेंट में होता क्या है? सिलेक्शन किया, कम हो गया बॉल, तो फिर सिलेक्शन किया, एक बॉल कम हो गया, फिर सिलेक्शन किया, फिर एक बॉल कम हुआ. यहाँ पे कभी भी बॉल्स कम नहीं हो रहे. Now please note down, and ask your doubts. Whatever you want to ask, please discuss. Now I want everyone to just pay attention here. So अगर मान लो मैं इस केस में पूछा था जैसे मैंने कि फर्स्ट बार, जैसे कि मान लो अगर मैं ये पूछूं with replacement, what is the probability of getting red ball in the first? You will say your answer is 4/10. What is the probability of getting red ball in the second? 4/10. What is the probability of red ball in the third draw? 4/10. हर बार वही होगा. ठीक है, अब सुनना ये वाला केस. ये वो केस है जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है सिलेक्शन. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ. अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं ये तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट, समझ जाना, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ड्रॉ. ओके, सो अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, तो आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? 4/10. 4/10. अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड, क्या होगा आंसर? 3/10. 3/9. 3/9. अच्छा, कोई बता सकता है कि जिसने बोला 3/9 ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, कोई बता सकता है? सर राइट है. सर हाँ, वो नहीं सर. डिपेंड करेगा ना कि रेड बॉल निकाला या वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट. यही से तो अब कंसेप्ट शुरू होने वाला है. तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और इसीलिए ध्यान से देखो. माइन्यूट छोटा छोटा चीजें पता है, और वो डिस्कशन में ही आएगा. वो रॉन्ग एक करेगा तभी जाके उसको भी करेक्शन होगा, दूसरे का भी करेक्शन होगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर है. अगर वन साइडेड रहोगे तब तो मैं एक चीज अपने तरीके से बताते जाऊंगा और फिर वही चीज क्लियर होगा. खाली मैं सारा कैसे बोल सकता हूँ अपने आप में? कैसे मैं अपने आप को ऊपर बोलते रहूंगा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है? डाउट्स आएगा तब जाके हो पाएगा, तब मजा आएगा समझने में. सो एक बार ध्यान देना, बहुत लोगों ने बोला आंसर 3/9.
अगर मैं बोलूं 3/, अगर मैं बोलूं सपोज 4/9, तो क्या गलत? ये भी तो राइट हो सकता है, क्योंकि 3/9 वो केस अगर, देखो अब देखो यहाँ पे आ जाता है कंडीशनल वाला कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? कि 3/9 कब? अगर तुम्हारा पहला वाला जो ड्राइंग में जो बॉल तुमने सेलेक्ट किया था, अगर वो रेड बॉल था तो फिर 3/9 होगा। और ये क्या होगा? ये भी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ, अगर पहला वाला ड्राइंग में जो बॉल सिलेक्टेड था हो गया है, अगर वो ग्रीन बॉल था तो ग्रीन बॉल था तो ग्रीन बॉल ना कब होगा? रेड बॉल तो 4 का 4 ही रह गया। और तुमको कैसे पता था कि तुम जब सेलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ये वाला ही होगा दूसरा वन में? अगर ये पता था तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, फिर तो तुमको पता है सब कुछ। बात समझ में है? तो यहां मैंने क्या दिया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड। सो रेड बॉल इन द सेकंड मैंने यहाँ कंडीशन तो दिया ही नहीं तुमको, तो यहाँ पे इसके बाद तुम्हारे दिमाग में मैंने क्वेश्चन मार्क सेट कर दिया। क्या क्वेश्चन मार्क सेट कर दिया? कि पहला वाला में क्या था, ये चीज होने का पॉसिबिलिटी क्या है, ये चीज होने का भी पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। तुम आया कि नहीं क्वेश्चन मार्क? बताओ क्या यही होगा कि यही होगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये जो केस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ, कि क्या यही वाला चीज होगा? जरूरी तो नहीं है, चांसेस है। कितना परसेंट चांसेस है? समझ में आ? ये भी होने का चांसेस है। तुम्हारा जो चांस है, तुम्हारा जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसका होने का भी चांस किसी और चीज के चांस पे डिपेंडेंट है। बात को समझ में आया या नहीं? ये होने का, ये केस होने का प्रोबेबिलिटी, ये केस होने का जो है चांसेस, ये होने का भी चांसेस किसी और चीज के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चांसेस और प्रोबेबिलिटी सेम थिंग। कंफ्यूज मत होना, चांसेस कहीं बोल दे रहा हूं, कहीं प्रोबेबिलिटी बोल दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं मैं चांसेस भी बोल सकता हूं, कहीं प्रोबेबिलिटी भी बोल सकता हूं, सिचुएशन वर्ड सेंटेंस की फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, चांसेस प्रोबेबिलिटी सेम थिंग। समझ में आया तो बात? लेकिन अगर मैं यहां पे ये मेंशन कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग red ball in second draw if in the first draw red ball was selected। अब ये बन गया कंडीशनल। क्यों बन गया कंडीशनल? इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से बैग में बॉल कितना बच गया? बैग में बॉल बच गया इस कंडीशन के हिसाब से 3 रेड एंड 6 ग्रीन बच गया। अब इसमें से अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि सेकंड बार में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आंसर 3/9 होगा। 3/9। लेकिन अगर मान लो मैं ये पूछता हूं, गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ इफ इन द फर्स्ट ड्रॉ ग्रीन बॉल वाज सिलेक्टेड, तो फिर आंसर क्या होगा? कोई बता सकते हैं? 4/9। 4/9। इट विल बी हाउ मच? 4/9 देन, अगर ऐसा होता तो। लेकिन अब बात ये है, इसका भी तो कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। इसका भी तो, ऐसा भी तो पूछ ही सकता है कोई भी, ऑब्वियसली पूछ सकता है। ऐसा नहीं पूछ सकता क्या कोई? सिर्फ ऐसा ही पूछेगा, सिर्फ ऐसा ही पूछेगा? जरूरी है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर 3/9 प्लस 4/9। 3/9, एक देखो तुमने ट्राई जो किया बहुत बढ़िया ट्राई किया, लेकिन एक बात बताओ, मैं अब तुमसे यही पूछूंगा कि 3/9 प्लस 4/9 सिर्फ आंसर होगा? एक बात बताओ तो, एक बार हम एक बार डायग्राम बना रहे हैं इसके लिए, ठीक है? ध्यान फर्स्ट ड्रॉ। सर फिर 4/9 प्लस 3 वो मतलब उल्टा भी होगा फिर वो। एक मिनट, Second एक बार पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है? सुन लेगा। फर्स्ट ड्रॉ अगर तुमने पहला बार, मैं इसको एक बार देख रहा हूं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है दिमाग में, यहाँ तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। देखो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि अगर पहला वाला ड्राइंग में रेड बॉल था तो, यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर पहला वाला ड्राइंग में ग्रीन बॉल था तो। यहाँ तो मैंने क्लियर ही नहीं किया कि पहला वाला में क्या था। पहला वाला में क्या था? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता।
नहीं पता तो क्या हो सकता है, वो रेड बॉल भी हो सकता है, वो ग्रीन बॉल भी हो सकता है। पहला वाला में रेड बॉल का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10। पहला वाला में ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो पहले तुम लोग। यस प्लीज टेल 6/10 6/10। अब देखो सेकंड वाला ड्राइंग, सेकंड। अब क्या हुआ कि सेकंड वाला इससे भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो सेकंड बार जब मैंने ड्रॉ किया सेकंड बार, तो सेकंड बार में अगर पहला वाला रेड हो चुका था, देखो ये वो केस रिप्रेजेंट करता है कि अगर पहला वाला में रेड बॉल आ चुका था, तो अगर पहला वाला में रेड बॉल आ चुका था मतलब अब कितना रेड है उसमें, 3 रेड एंड 6 ग्रीन। और अगर मान लो पहला वाला में ग्रीन आ चुका है, तो फिर सेकंड बार के लिए हमारे पास बार में बॉल कितना है, 4 रेड एंड 5 ग्रीन। अब देखो, अब सेकंड बार में तुमको निकालना क्या है, रेड बॉल निकालना है। तो सेकंड बार में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/9 4/9। अब एक बात बताओ देव, तुमने जो बोला आंसर की 3/9 प्लस 4/9 इज योर आंसर, आई विल से वंस अगेन रीथिंक। देखो एक बार ध्यान से नोट करना, ये चीज होने का चांसेस, ये चीज होने का भी प्रोबेबिलिटी किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, तो अगर ये हुआ है तभी तो, बात को ध्यान से समझना एक बार ध्यान से, ये तुम्हारा तभी तो सिचुएशन होगा ना जब तुमने ये हुआ होगा। तो मतलब ये होने का चांसेस कितना परसेंट है बताओ, तो ये होने का चांसेस कितना परसेंट है बताओ, कोई बता सकता है, ये केस होने का चांसेस कितना परसेंट है बताओ। So 50%. नहीं है 50%। 40। क्यों 40 कैसे पता है तुमको, वेरी गुड, योर तो ट्राई या वाज वेरी तो गुड। रेड निकलेगा या तो ग्रीन निकलेगा ना। नहीं, या तो रेड निकलेगा या तो ग्रीन निकलेगा। इक्वल नंबर ऑफ रेड और इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन थोड़ी ना है कि 50-50% चांस है। तो 40% और 60%। 40% चांस। अब देखो 40% बोले या मैं सिर्फ 4/10 बोलूं, बात बराबर है। प्रोबेबिलिटी में हाफ को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 50%। अब वापस 50 को 100 से डिवाइड कर दे तो प्रोबेबिलिटी के लाइन में आ जाएगा। वैल्यू दोनों एक ही चीज है, तुम हाफ बोलो या 50% बोलो, बात बराबर है। तो अगर हम तुमसे ये बोले कि ये प्लस ये आंसर है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी होने का किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। ये होने का चांसेस कितना परसेंट है, 40% है। मतलब ये होने का चांसेस है 4/10 मतलब 40%, और 40% ये होने का चांसेस कितना है और 60%। तो फिर एक बात बताओ, ये हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, ये होने का चांसेस 40% है। तो फिर आंसर क्या होगा पता है, तो आंसर हो जाएगा 40% ऑफ 3/9 प्लस 60% ऑफ 4/9। इसको इस लैंग्वेज में समझना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तुमको इस बात का गारंटी देता हूँ कि कहीं भी सर्च मार लो, पूरा कहीं भी यूट्यूब में ये चीज अगर तुमको कहीं भी इस तरीके से समझाया गया तो मुझे बोलना है। तो ये 40% चांस है ये होने का और 60% चांस है ये होने का, ये केस होने का। तो फिर तुम्हारा जो सेकंड बार में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, नॉट जस्ट 3/9 plus 4/9. Do you all agree that your answer will be just 3/9 plus 4/9? No, not at all. Because 3/9 plus 4/9 सिर्फ कैसे हो सकता है? 3/9 4/9 तो 3/9 भी होने का इस पे डिपेंड करता है। ये केस होने का चांसेस पे डिपेंड करता है, ये केस होने का चांसेस पे डिपेंड करता है। तो ये होने का चांसेस कितना परसेंट है, 60%। ये होने का चांसेस कितना है, 40%। 40% ये चीज of this plus 60% of this is your probability, that is of getting red ball, जिसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/10, क्योंकि 40% का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब हो गया 4/10 into 3/10 directly, 6/10 into 4/9 directly. So I want everyone to copy down here. So we are slowly moving towards Bayes theorem. कंडीशनल भी क्लियर हो रहा है और बेस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं स्लोली एंड स्लोली, और तुम देखना कब हम लोग पहुंच जाएंगे बेस में पता नहीं चलेगा। तो एक बार कॉपी करो यहाँ के, ये डिपेंडेंट का एग्जांपल हो गया ना सबको एक और चीज। लेकिन वही अगर तुमसे मैं ये पूछ दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ? इफ इन द फर्स्ट ड्रॉ रेड बॉल वाज सिलेक्टेड, देन योर आंसर इज 3/9 ओनली, 4/9 ओनली। बट रेड बॉल मतलब रेड बॉल जब मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे ये वाला केस होने का इतना परसेंट, ये केस होने का इतना परसेंट, और दोनों सिर्फ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ये केस प्लस ये केस को मिला के, ठीक है। तो एक बार कॉपी करो फटाफट। So everyone concentrate here, the question which I'm showing on the screen is from
RS and Rubad, you have already done, but actually, so I'm saying what we are doing the second time is we are clearing concept को हम clear करें और detail में हम जा रहे हैं. तो ध्यान देने का ये हम question जो show कर रहे हैं, it is question number 15 of conditional probability, page 1269. Page 1269, question number 15. देखने का. अगर किसी के पास बुक अभी फिलहाल नहीं है तो वो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इफ एनीबॉडी विल वॉच द वीडियो डायरेक्टली, एटलीस्ट कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पे ये सम्स को शो कर दिया. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 15. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, नाउ लेट्स मूव. नाउ सी द क्वेश्चन इज, नाउ ये क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखना एक बार. See, I'm not writing let S be the event that a person will buy a shirt. Let C be the event that he will buy a coat. ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग समझ जाना. Probability that a person will buy a shirt is 0.2. Probability that a person will buy a coat is 0.3. Probability that he will buy a shirt given that he buys a coat is 0.4. ये चीज को स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में भी, ठीक है ना. बट मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस में नहीं लिख करके ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक. ये केस हुआ और ये केस ये हुआ. देखने probability that he will buy a shirt is 0.2. Probability that he will buy a coat is 0.3. Now listen here students, everyone very carefully. ये दो केस है. तो ये वो केस रिप्रेजेंट करता है जहां पे शर्ट का सिलेक्शन और कोट का सिलेक्शन दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है. ये वो केस रिप्रेजेंट करता है जहां पे शर्ट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.2 है, कोट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है. ये वो केस रिप्रेजेंट करता है जहां पे शर्ट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ये है, कोट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ये है. लेकिन एक सिचुएशन ये है जहां पे शर्ट का सिलेक्शन कोट पे डिपेंड करता है. नाउ देखो, दोनों को समझो. कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है. यहाँ पे डिपेंड देखो, और एक और चीज, डिपेंडेंट कभी भी दो इवेंट दोनों एक दूसरे पे नहीं हो सकते. समझ में तो बात, दो इवेंट है दोनों एक दूसरे पे नहीं हो सकते. ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारा शर्ट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कोट पे डिपेंड करता है, कोट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी शर्ट पे डिपेंड करता है, तो फिर जाओगे जब तुम खरीदे तो कंफ्यूज होकर घर आ जाओगे, कुछ नहीं कर दोगे. बात को समझना. तुम्हारा क्या दिमाग में ऐसे, देखो हर आदमी का एक चॉइस होता है. चॉइस ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है, घड़ी का बेल्ट और जूता का कलर एक होना चाहिए, चलो ये ठीक है. लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि हम कोट गए तो शर्ट, कोट खरीदने गए तो शर्ट पे डिपेंड किया, शर्ट खरीदने गए तो कोट पे डिपेंड किया, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? एक सिचुएशन, एक ही केस में शर्ट का सिलेक्शन कोट पे डिपेंड करता है, कोट का सिलेक्शन शर्ट पे डिपेंड करता है. मतलब जब तुम पहले शर्ट खरीदने जाओगे तो फिर कोट क्या है, फिर जब कोट खरीदने जाओगे तो शर्ट क्या है. तब तो ये कैसे हो सकता है? तब तो यहाँ पे कंडीशनल नहीं हुआ, जहां पे दो इवेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. ऐसा सिचुएशन ही नहीं हो सकता. समझ में आया तो बात. हाँ, एक चीज होगा स्टैटिक, मतलब एक चीज क्या होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा इवेंट उस पर डिपेंडेंट होगा. ऐसा हो सकता है. जैसे यहाँ पे शर्ट का सिलेक्शन इंडिविजुअली, तुमने खाली शर्ट खरीदा, ठीक है 0.2. हो सकता है ना तुम खाली गया शर्ट खरीद के आए, होता है ना दुकान, कभी होता है ना तुम्हारे साथ कि खाली गया शर्ट खरीद के आ गया, ऐसा होता है. ऐसा भी होता है कि खाली तुम गया कोट और खरीद के आ गए, हो गया. ऐसा भी होता है कि जब तुम कभी शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो ये सोच के जा रहा है कि मेरा घर में, जैसे मान लो तुमको कोई पार्टी अटेंड करना है, तुम्हारे पास कोट है, उसका कॉम्बिनेशन का शर्ट नहीं है, ऐसा होता है. तो चलो ठीक है, मेरा इस कलर का कोट है, तो उस हिसाब से शर्ट का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4. हो गया, ये केस है. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया कि शर्ट का सिलेक्शन कोट का सिलेक्शन, ठीक है अकेले तुम खरीदने जा रहे हो, ये खाली शर्ट खरीदना है, इसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है. खाली कोट खरीदना है, इसका प्रोबेबिलिटी 0.3 है. जब दोनों खरीदना है, देखो जब प्रोबेबिलिटी शर्ट एंड कोट दोनों खरीदना है, इस केस में प्रोबेबिलिटी शर्ट एंड कोट दोनों खरीदना है, इस केस में कोई बता सकता है इस केस में शर्ट एंड कोट दोनों साथ में खरीदने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले बताओ. एस और सी दोनों इंडिपेंडेंट है, 0.2 into 0.3. मतलब S into probability of C, that is 0.2 into
into 0.3 that is 0.06. लेकिन इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट एंड कोट दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोट इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट incorrect it is not a correct answer why because see because when you are buying these two things keeping in mind when you are buying these two things देखो दो चीज को खरीदने का मतलब ये नहीं कि दो चीज को हम साथ में खरीद रहे ये दो साथ में एक हाथ में शर्ट और दूसरा हाथ में कोट ऐसा मतलब नहीं होता है इसका मतलब है कि तुम दिमाग में दो चीज को लेके चल रहे हो समझ में आता है मतलब तुम शर्ट एंड कोट दोनों खरीदोगे हो सकता है ना कि इस दुकान से शर्ट खरीदा उस दुकान से कोट खरीदा लेकिन अगर दोनों चीज को तुम दिमाग में लेके चल रहे हो तो फिर उस केस में इस सिचुएशन के हिसाब से शर्ट जो है वो डिपेंडेंट है कोट पे तो ये गलत हो जाएगा समझ में शर्ट जो है कोट पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट बाय कोट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोट कोट इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन से पता चला तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कोट इंडिपेंडेंट है कहीं भी क्या ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय एस कहीं भी दिया हुआ है नहीं मतलब कोट का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है लेकिन जब हम ये दो देखो अब एक और चीज तुम खाली कोट भी अकेले खरीद सकते हो खाली कोट खरीद के आगे रख दिया खाली शर्ट खरीद के आगे रख दिया लेकिन जब ये दो चीज को तुम साथ में लेके चल रहे हो ना चीजों को समझना जब तुम शर्ट एंड कोट दोनों को दिमाग में रखकर चल रहे हो तो इन दोनों चीज में से कौन सा किस पे डिपेंडेंट है शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है या कोट शर्ट पे डिपेंडेंट है तुमसे आंसर चाहिए मुझे इस केस में बताओ इस केस में जब तुम दो चीज को साथ में लेके चल रहे हो तो फिर उसमें कौन सा किस पे डिपेंडेंट है बताओ तो शर्ट को शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है समझ में आता है सो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 0.4 into 0.3 आंसर इज 0.12 अब ये मत बोलना सर यहाँ पे भी तो ये अकेले दिया हुआ है यहाँ पे भी अकेले दिया हुआ है फिर आप ये कैसे बोलते हैं मैं वापस से बोल रहा हूँ तुम खाली शर्ट भी खरीद सकते हैं डेफिनेटली तुम खाली कोट भी खरीद सकते हो यस एग्जैक्टली उसका प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ तुम ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब तुम दो चीज दिमाग में साथ में लेके चल रहे हो ठीक है तो फिर उस केस में ये दोनों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट डिपेंडेंट है किस पे कोट डिपेंडेंट है या शर्ट डिपेंडेंट है शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है इसीलिए ये लिखा है ये गलत हो जाएगा क्योंकि दो चीजें तुम साथ में खरीद रहे हो ये वो है सिचुएशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ शर्ट गिवन दैट यू हैव बॉट अ कोट और यू बाय गिवन दैट यू बाय अ कोट तो ये दोनों चीज को साथ में लेके चलेंगे जब तो यहाँ पे शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है और ये वो केस रिप्रेजेंट करता है क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे अभी लेफ्ट हैंड शर्ट साइड एंड कोट दोनों का प्रोबेबिलिटी दैट यू बाय अ शर्ट एंड कोट person buys a shirt and a coat यहाँ पे भी निकाल रहे पर्सन प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन will buy a shirt and a coat यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दोनों साथ में कर दो हमको कोई मतलब नहीं साथ में खरीद सकते लेकिन कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट यहाँ पे शर्ट एंड कोट दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे शर्ट का सिलेक्शन कोट पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन नहीं बोलो मैं अपने से नहीं बोल रहा अब बोलो कुछ पूछना है तो सर जो उसका इंडिविजुअल शर्ट का सिलेक्शन का ऑप्शन है हम लोग उसको तो कंसीडर ही नहीं किया अभी तक हाँ नहीं किया तो हाँ तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट तो फिर उसमें आंसर बोल देना 0.2 जरूरी थोड़ी नहीं सारे वैल्यूज को कंसीडर करना ही जरूरी तो नहीं है सर लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं कि दैट अ पर्सन विल बाय बोथ शर्ट एंड कोट तो सर वो बस शर्ट और कोट खरीद के भी तो आ सकता है मतलब हमको सर समझ में नहीं आई है नहीं तुमने बोला सिर्फ शर्ट एंड कोट खरीद के ही आ सकते हैं सिर्फ तो क्या होता है सिर्फ तो दो ही सिर्फ हाँ। कैसे हुआ ये तुम्हारे टर्म हाँ में सर। सिर्फ तो नहीं हुआ ना तुमने तो बोला सिर्फ शर्ट एंड कोट हाँ तो ठीक है सिर्फ शर्ट एंड कोट दोनों खरीद के आएगा तो दोनों खरीद के अगर आएगा साथ में उसमें तुम्हारा जो है क्वेश्चन को देखो ध्यान से उसमें शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है तुम जब ये दो चीज को साथ में खरीद रहे हो तो तुम्हारा इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा चॉइस नहीं इस क्वेश्चन का चॉइस देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम जब दोनों चीज साथ में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे कोट इंडिपेंडेंट है कहीं भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है कि शर्ट भी इंडिपेंडेंट है कोट भी इंडिपेंडेंट है तुम गया मोबाइल पिक कर लिया तुम गया एक कैमरा पिक कर लिया तुम और अगर मान लो दोनों चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर तुम दो चीज साथ में खरीद रहे हो शर्ट एंड कोट दोनों साथ में गया और पिक करके आया ठीक है या दो ठीक है तो दोनों साथ में पिक करने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा उस केस में जो है शर्ट कोट पे डिपेंडेंट है तुम बोल रहे हो सिर्फ खरीद के आ गए नहीं तो क्वेश्चन तो वो ये केस रिप्रेजेंट करता है जो तुम जो बोल रहे हो सिर्फ
शर्ट एंड कोट खरीद के आ गए, वो ये केस रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में तो है कि अगर तुम दोनों साथ में खरीद रहे हो तो वो आदमी का चॉइस क्या है, वो आदमी का चॉइस देखो, वो आदमी का चॉइस ये है कि वो आदमी सर्टेन पर्सन, प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, probability that a certain person will buy a shirt is 0.2, he will buy a coat 0.3, probability that he buy a shirt given that he buys a coat। समझ में आया तो बात? ये तुम ये मत देखो कि नहीं अगर हम खाली सिर्फ शर्ट एंड कोट खरीद के आ जाए, दोनों को नहीं देख करके कि क्या हम खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं तो कोट पे डिपेंडेंट नहीं है, या कोट खरीद रहे हैं तो शर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये अपना बात बोल रहे हो, तुम ये अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपना ओपिनियन मत दो, तुम देखो कि क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का सिचुएशन पे देखो, क्वेश्चन का सिचुएशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर वो शर्ट खरीदेगा ये, कोट खरीदेगा खाली ये, लेकिन शर्ट एंड कोट दोनों खरीदेगा तो मतलब तो वही हुआ ना, प्रोबेबिलिटी दैट ही बाइज अ शर्ट गिवन दैट ही विल बाय अ कोट, ये तो दोनों हुआ ना, दोनों को साथ में लेके चलना है, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम खाली ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे तुमने बोला ना कि सिर्फ अगर हम शर्ट एंड कोट खरीद के आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि he will buy a shirt given that he buys a coat is 0.4, so that's why this is the answer। Is this clear or not? Please tell me। सर एक और डाउट है क्या बोलूं? सर, हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ S/C इनटू हम लोग को शायद P ऑफ S नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट गिवन दैट ही बायज अ कोट, इसका मतलब वो कोट ऑलरेडी खरीद चुका है। नहीं, जरूरी थोड़ी ना है। तो मान लो तुम देखो ये है कि कहने का मतलब है कि ये चीज क्या है कि given that he will buy a shirt, I mean probability that he will buy a shirt given that he buys a coat का मतलब क्या होगा कि तुम खरीद लिया होगा या तुम खरीदेगा, तुम्हारे दिमाग में एक जगह बैठ गया कि कोट मेरा इस कलर का है, इस कलर का है, ऐसा है, वो डिजाइन का है, ऐसा डिजाइन का है, तो इसके हिसाब से शर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसका मतलब थोड़ी ना ये होगा कि नहीं तुम शर्ट एंड कोट दोनों खरीदेगा और उसमें शर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर तुमने कोट खरीद लिया, तो ये थोड़ी ना होगा उसका मतलब। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी दैट he will buy a shirt given that he buys a coat, try to understand। स्लैश का मतलब ये होगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, का मतलब थोड़ी ना कि वो होना ही है। यू हैव इमेजिन्ड अ सिचुएशन, यू हैव इमेजिन्ड अ सिचुएशन जहां पे तुमने कोट खरीद लिया है, या तुम दिमाग में रख के चल रहे कि मैं ऐसा कोट खरीदूंगा तो उसके हिसाब से मेरा शर्ट क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता ऐसा, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ ये मत सोचना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीज का प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होता है, इसीलिए याद रखना कंडीशनल में E/F का मतलब क्या होता है, तुम दोनों चीज का प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना निकाल रहे, तुम निकाल रहे इसी चीज का प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये तब जब F हो चुका है। तो यस हाँ सर आप अभी क्या बोला, हम लोग निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has already occurred। I mean, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पता है, E/F का मतलब, E/F का मतलब है कि दोनों चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। नहीं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमने E जैसे निकालेगा हम तुमने लोग। जैसे यहाँ पे बोला S/C का मतलब कि दोनों चीज, नहीं समझ में आया तो बात, तुम यही बोला मुझे जो मैंने समझा शायद, कि तुमने बोला कि कोट खरीद लिए हैं एंड शर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तुमने ये बोला। हाँ सर, हम ये बोला कि द ये प्रोबेबिलिटी गलत ऑफ है। बाइंग अ शर्ट when we have already bought a coat is 0.4। मतलब तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे पता है, कोट का नहीं शर्ट का। निकाल रहे, शर्ट का ही निकाल रहे सिर्फ। लेकिन अगर तुमने कोट का चॉइस के ऊपर तुमने शर्ट खरीदोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये वो है। समझ में आया ठीक है तुम्हारा? सर, समझ गया। ये एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पता है कि तुम गया शर्ट एंड कोट खरीद लिया और उस समय में शर्ट का प्रोबेबिलिटी नहीं, ये दोनों चीज का नहीं प्रोबेबिलिटी है, यही तो कंडीशन में कंफ्यूजन होता है। हम लोग प्रोबेबिलिटी ई का ही जो स्लैश के ऊपर होता है उसी का निकाल रहे हैं, ये स्लैश के बाद क्या है, ये कंडीशन, इस कंडीशन पे तुम्हारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि खाली शर्ट भी तो का प्रोबेबिलिटी यही तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि हम दोनों चीज खरीद रहे हैं उस समय शर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं, ये हम शर्ट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं गिवन व्हेन यू आर बाइंग अ शर्ट, कोट पे डिपेंड अगर करेगा तो उसका शर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड देन इफ यू ट्राई टू रिलेट दिस यू विल फाइंड दैट probability of S/C into probability of C, probability of S/C is what, probability of S intersection C by probability of C। So this is also Baggage check जो मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बताया था,
जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, ये स्लैश सीधे नीचे। तो ये है तुम्हारा लॉजिक, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सी यू विल नॉट, कहीं भी तुमको 1% नहीं लगेगा कि हम लोग बेस थ्योरम में हम लोग ने सम किया। तुमको देखो कंसेप्ट ही हम लोग ऐसे जा रहे हैं कि बेस थ्योरम तुम सम भी कर लेगा, कोई फॉर्मूला का तुमको दरकार नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, ध्यान देने। लिसन, I want everyone to concentrate here and just follow what I'm doing. You have got 3 bags in front of you. You've got 3 bags in front of you, okay? Bag A, bag B, bag C. Now students, try to understand one thing. अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि एक बैग सेलेक्ट करो, 3 बैग्स तुम्हारे सामने रख के बोलूं एक बैग सेलेक्ट करो, तो क्या जरूरी है कि तुम बैग ए ही सेलेक्ट करेगा? क्या जरूरी है कि तुम बैग बी सेलेक्ट करेगा या फिर तुम बैग सी सेलेक्ट करोगे? कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है मेरे दिमाग में कि अगर मैं तुमको बोलूं बैग सेलेक्ट करने के लिए तो कौन सा बैग सेलेक्ट होगा? कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है, और सारे बैग्स का इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, मतलब लाइकली है, मतलब होने का। तुम बैग ए सेलेक्ट कर सकते हो, उतना ही चांस है जितना बैग बी का सिलेक्शन का चांस है और जितना बैग सी का सिलेक्शन का चांस है। तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, बैग ए, अगर मैं तुमको एक स्टूडेंट को बुला के बोलूं एक बैग सेलेक्ट करो, तो फिर बैग ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या बता सकते हो? अच्छा बताओ तुम। 1/3 क्योंकि सबका इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है होने का, तो सबका होने का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब सुनना मेरा पूरा क्वेश्चन फिर से। अब मैंने बोला, पहले इतना तो तुम लोगों को बताया मैंने, अब बोला देखो क्या, बैग ए में 2 रेड 4 ग्रीन है, बैग बी में 3 रेड 3 ग्रीन है, बैग सी में 4 रेड 2 ग्रीन। अब सुनने का, अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर, मतलब वापस से इसको बोल रहे। देखो क्या कि मैंने बोला तुम लोगों को कि देखो तुम्हारे सामने 3 बैग्स रखा हुआ है, बैग ए में इतना कलर का बॉल्स है, बैग बी में इतना कलर का बॉल्स है और बैग सी में इतना कलर का बॉल्स है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो पहले तुम लोग, मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, उस स्टूडेंट का नाम है एक्स, और मैंने उसको बोला कि तुम्हारा काम है, सुनना क्या बोला मैंने उसको, तुम्हारा काम है एक बैग सेलेक्ट करने का और उसमें से एक रेड बॉल निकालने का। और मैंने एक और स्टूडेंट को बुलाया, उसका नाम है वाई, उसको मैंने बोला बताओ, ये होने से पहले तुम बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला एक गलती मैंने बोल दिया, मैंने बोला एक्स को कि एक बैग सेलेक्ट करो और उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करो, ठीक है। क्या बोला मैंने, थोड़ी ना अगर हम उसको बोल देंगे उसमें से रेड बॉल ही निकालता तो वो देख के रेड बॉल निकाल देगा, फिर तो बाकी खेल खत्म हो गया, फिर तो प्रोबेबिलिटी का बात ही क्या है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स को कि एक बैग सेलेक्ट करो, सेलेक्ट अ बैग एंड सेलेक्ट फ्रॉम इट अ बॉल। और मैंने वाई को बुलाया और पूछा उससे कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। समझना बात को ध्यान से, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक्स को बुलाया, बोला एक बैग सेलेक्ट करो और उसमें से एक बॉल निकालो, और मैंने उसके होने से पहले एक और स्टूडेंट को बोला कि तुम बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। पूरा का पूरा काम मैंने प्रोबेबिलिटी का इसके दे दिया, इसका तो काम मैन्युअली है, वो सेलेक्ट करेगा एक बैग, ये प्रोसेस बता दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन मेन काम तो प्रोबेबिलिटी का इसको मैंने दे दिया, क्या कि तुम बताओ कि वो जो बॉल सेलेक्ट करेगा वो रेड बॉल होगा कि क्या होगा। वो दिमाग लगाने लगा, पहला दिमाग उसका दिमाग में ये आया कि अब बात ये है कि रेड बॉल इसमें तो हाफ है, इसमें से सिर्फ वो अगर रेड बॉल निकालता है तो हाफ है, इसमें से सिर्फ रेड बॉल निकालता है तो 4/6 है, हाफ कैसे है 3/6, इसमें से सिर्फ रेड बॉल निकालता है प्रोबेबिलिटी 4/6 है, इसमें से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 2/6 है। तो बात समझो, उसके दिमाग में आया कि अरे ये हाफ प्रोबेबिलिटी इसका तो तभी होगा ना जब वो ये बैग सेलेक्ट करेगा, तो ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, हाफ वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा है, 50-50 चांस है रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये केस तो तभी होगा ना जब उसका ये बैग सेलेक्ट हुआ होगा। तो ये हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है 1/3। ये होने का चांस कितना है,
हाफ रेड बॉल आने का मतलब इस बैग में से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी का चांस क्या है? 1/3 चांस है, इतना ही चांस है। क्यों? क्योंकि वो तो तभी होगा ना जब ये बैग सेलेक्ट होगा। तो पहले आया बैग्स का सिलेक्शन का, उसके बाद उसमें से आया, तब वो दिमाग लगाएगा रेड बॉल, इसमें से रेड बॉल, इसमें से रेड बॉल, इसमें से रेड बॉल। समझ में आया ना बात? अब बताओ तुम लोग, इसमें से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/6। इसमें से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/6। इसमें से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/6। अब बताओ मुझे, इस ये जो y को जो काम दिया गया था उसका करेक्ट आंसर उसने क्या निकाला होगा? बताओ तो क्या होगा? कोई बता सकता है? देखते हैं। Sir, 1/3 into 2/6 plus 1/3 into 4/3. Absolutely correct. So Very क्या है? good. Into 4/6. 1/3 into 4/6. हाँ. Very good. So this is what we have. Answer is 1/3. क्योंकि अब तुम बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? अब सीधा मैं तुमसे ये बोलूंगा कि मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि ये होने का चांसेस 1/3 ही है सर। ये वाला होने का चांस सिर्फ 1/3 है। तो 1/3 ऑफ दिस प्लस 1/3 ऑफ दिस plus 1/3 of 4/6 is your probability of getting a red ball. अब मैं इस चीज को एक बार सेंटेंस में लिखता हूँ, बढ़िया से डिफाइन करके लिखता हूँ, ठीक है? देखना कैसे। Let E1 be the event of selecting bag A. Bag A. E2 be the event of selecting bag B. E3 is the event of selecting bag C. So probability of selecting bag A, bag B, bag C is all equally likely, and the answer is 1/3. Let E be the event of getting a red ball. ठीक है? Now probability of getting a red ball given you had selected bag A. ठीक है? तो याद रखना, जो ये लोग ये बहुत कुछ सोच रहा होगा कि E/E1 का मतलब होता है हम दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल दें। नहीं, हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर ये हो चुका है तो अगर ये हो चुका है तो हम पूरा बैग, सारा बैग का बॉल्स को काउंट करेंगे? नहीं, सिर्फ बैग ए का बॉल्स 6 है और उसमें से 2 रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 2/6, दैट इज 1/3। समझ में आया तो बात? तो ये स्लैश के बाद जो पार्ट है वो क्या अपना बताते हैं? बताओ तो कि जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो किसमें से निकाल रहे हैं? हमको सिर्फ इसमें से निकालना है। मतलब इतने बैग्स पे इतने बॉल्स हैं, उसी बॉल में से 2 रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? समझ में आया तो बात? याद रखना चाहिए। E/E2 का मतलब क्या हुआ कि बैग बी में से जो बॉल्स है उसमें से एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/6, दैट इज हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग इफ बैग 3C वाज सिलेक्टेड इज हाउ मच? 4/6। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या था? पता है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखने में लग रहा है सिर्फ इतना ही था। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या था? प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओनली अ रेड बॉल। पता है ये आंसर किस पे डिपेंड, ये आंसर किसका है? प्रोडक्ट। ये आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आंसर 1/3 into 2/6 plus 1/3 into 3/6 plus 1/3 into 4/6. Do you agree everyone कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना है? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा इससे फॉर्मूला थोड़ा डिराइव कर लेता हूं जो कि बेस थ्योरम में काम आएगा। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ये 1/3 क्या है? देखो तो एक बार 1/3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये 2/6 क्या है? E/E1। ये क्या है? E2 और ये क्या है? E/E2। ये क्या है? E3। ये क्या है? E/E3। क्या इसको हम और बेटर तरीके से नहीं लिख सकते हैं? E इंटरसेक्शन E1, E इंटरसेक्शन E2, E इंटरसेक्शन E3। देखो ये चीज तुम लोगों ने अभी तो देखा था ना शर्ट एंड कोट वाले में। E इंटरसेक्शन E1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, ये जो है इस पे डिपेंड करता है E1 पे। देखो अच्छे से देखो, ये तो ये हो गया इतना केस। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर होगा। इसी चीज को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको मैंने इस फॉर्मूला में डिराइव किया कि हम लोग जब अभी बेस थ्योरम करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। अब ध्यान दो, अगर मैं ये पूछूं तुमसे, देखो क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो सपोज अगर जो रेड बॉल आ चुका है, जो तुमने बॉल सेलेक्ट किया वो अगर रेड बॉल है, मतलब अगर जो तुमने बॉल सेलेक्ट किया वो रेड बॉल है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बैक ए से आया है? ध्यान से समझो, अगर जो तुमने बॉल सेलेक्ट किया है, मैंने किसी और से पूछा कि अगर जो वहां x था, अगर x ने जो बॉल सेलेक्ट किया था अगर वो रेड बॉल था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तुम बताओ, उसको मैंने और कंफ्यूज कर दिया, तुम बताओ कि वो बैक ए का बॉल था, तो बता सकता है ये जो है ये चीज का आंसर क्या होगा? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1। नीचे क्या आएगा बताओ तो, नीचे क्या आएगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E। Yes, very good. Very good. Probability of E. Now can you tell me probability of E is what? बताओ। Probability of E क्या है? इतने सारे चीजें ना, तो पता है इसीलिए मैंने जब बेस थ्योरम तो स्टार्टिंग में कराया तो बोला था देखो तुम फॉर्मूला लिखो, इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे। E1 into E slash E1, E2 into E slash E2 प्लस E3 into E slash E3। ऊपर क्या आएगा बताओ तो, कोई बता सकते हैं ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर? तो E/E1 into probability of E1। E1 into E slash E1, कोई भी आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब कंडीशन बेस थ्योरम बताया था ना, तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट E लिखो। क्यों लिखो? देखो जो E है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यही नीचे लिख रहे हैं, देखो ये यही तो है ना नीचे, और ऊपर क्या है जिसका इसमें से हम जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ऊपर आता है। यही है तुम्हारा, अगर हर जगह देखा जाए तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, कहीं भी हम वायलेट नहीं कर रहे, कहीं भी जरूरी, कहीं भी ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला जबरदस्ती लगा दे रहे और ये देखो ये सब है, बस ऐसा हम कर नहीं रहे। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस बेस थ्योरम। नाउ वन थिंग स्टूडेंट्स, लिसन, बेस थ्योरम का सेम इसी तरह का कंसेप्ट और जो दो क्वेश्चन है वो एक वीडियो में ऑलरेडी है, तुम अगर देखोगे चेक करोगे तो उस वीडियो में तुमको जो दो मैंने हैंड रिटन जो तुम लोगों को क्वेश्चन भेजा है वो दो क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन का भी मैं वीडियो, ये आज का भी वीडियो अपलोड कर देना और वो वाला भी ऑलरेडी है, प्लीज एक बार देखना और तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है? और कुछ बचेगा नहीं प्रोबेबिलिटी में, तो इससे ज्यादा मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट का दरकार ही नहीं है। Okay, so I want everyone to see the other video. I will try to मैं ग्रुप पे सबको एक भेजने का मैं कोशिश करूंगा लिख करके कि ये वीडियो में क्या है, ये वीडियो में क्या है, बट एक बार तुम लोग भी देखना, गो थ्रू द वीडियोस। ओके, सो आई थिंक ये वाला चीज समझ में है। और वो जो दो क्वेश्चन मैंने जो व्हाट्सएप किया है वो क्वेश्चन का उसमें है क्या बोलते हैं सोल्यूशन, और खुद से भी कोशिश करना करने के लिए क्योंकि कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो किया है आज बताया मैंने, आज ही जाके करना, नहीं तो कल परसों करेगा, जो कराया मैंने वो सब भूल जाएगा, क्योंकि मुझे खुद बताने में मैं करता है 2-3 सेकंड तक सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाना पड़ता है, कुछ भी मैं कभी भी बता नहीं सकता। इसी तरह से आज जो बताया अगर तुमको वाकई में दिमाग में रखना है तो तुम लोग को भी जाकर के घर पे इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में रहेगा। ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन। ओके।